नमस्कार. नाते समाजाशी या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं पुनश्च एकदा स्वागत. आजच्या या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी राजेशजी अग्रवाल हे आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहेत. इंडियन मल्टीपर्पज ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड अशी यांची संस्था आहे आणि ही संस्था अंध लोकांसाठी मागील 21 वर्षापासून काम करते. राजेशजी हे मुंबईचे आहेत. मरीन लाईन्समध्ये तिथेच व्यवसाय नोकरी करतात, तिथेच राहतात आणि त्यांची जर्नी ही अतिशय रोमांचक अशी आहे आणि ही सगळी आज आपण त्यांच्या तोंडून ऐकणार आहोत. त्यांच्या मिसेस प्रियाजी या सुद्धा आपल्यासमोर आज येणार आहेत. तर राजेशजींबरोबर आता आपण या चर्चे की शुरुआत करूया. राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. राजेश जींची जर्नी 21 वर्षाची आपण ऐकल्यानंतर आपणालाही रिअलाइज होईल की अंध लोकांची प्रॉब्लेम्स काय असतात आणि त्यांना जेव्हा आपण कनेक्ट होतो तर काय अडचणींना आपल्याला सामोरं जावं लागतं. तर राजेश जी, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की? आपको क्यों लगा कि ये ब्लाइंड अंध लोगों का एक ट्रस्ट होना चाहिए और इसमें हमको काम करना चाहिए, ऐसा आपको क्यों लगा? मैं 1988 में मैं बॉम्बे आया था जॉब के लिए और उसके बाद मैं मरीन लाइन में जॉब करता था और मेरे बाजू में प्रिया जी रहते थे. मुझे नहीं मालूम था वो ब्लाइंड है, उनको दिखता नहीं है या उनकी सिचुएशन क्या है. हम लोग मिले और हमारी दोस्ती हुई. उसके बाद हम लोग ने 1992 में शादी किया. तो 4 साल पूरा होने के बाद हम लोग अंबरनाथ शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरा क्रॉकरी आइटम का बिजनेस था और मुझे बड़ा जगह चाहिए था. जब मैं अंबरनाथ शिफ्ट हुआ तो मुझे मेरे जो आसपास का एरिया था वहां पर काफी ब्लाइंड लोग रहते थे, दिव्यांग लोग रहते थे. तो जब मैं कभी ऑटो से उतरने का, आने का, जाने का, तो मैं देखने का कि कोई किधर जा रहा है, कोई खड्डे की तरफ जा रहा है, कोई नाले में जा रहा है. तो मैं उनको बोलने का, बाबा आपको कहाँ जाने का है? बोलते हमको ठाकरे चाल जाना है, हमको सावन चाल में जाना है. तो वहां में उनको छोड़ने का है. तो तभी मैंने उनका घर देखा कि घर में कुछ भी सामान नहीं रहने का, बच्चे रो रहे हैं भूख से. बोले बाबा भूख लागली, बाबा भूख लागली. तो मैं देखने का कि उनके घर में वो छोटे से उसमें टोप में चावल रहने का और वो चावल में वो पानी डाल के वो बच्चों को देने का और खुद खाने का. तो जिस तरह से मैं हेल्प करते गया, उनको हेल्प करते रहने का. मेरे अपने से भी, मेरे दोस्तों को भी मैंने बोला कि इनको कुछ हेल्प करो. आप लोग किसी के यहाँ बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होता है, आप इनको हेल्प करो. तो कुछ 2 साल के बाद ऐसा टाइम आया कि उनमें से जो एजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने एमए किया था, डबल एमए किया था, वो बोले कि भाई आप इतना हम लोग को हेल्प करते हो, क्यों ना हम सब मिलके एक एनजीओ खोलेंगे और उसके बाद हम लोग, आप उनको ज्यादा हेल्प कर सकते हो. तो तभी भी मैं उनको पहले तो ना ही बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ. तो बोले आप खाली हामी भरो, उसके बाकी का काम हम लोग कर लेंगे. ठीक है. तो पहला जो हमारा चर्चा हुआ था कि भाई संस्था का नाम क्या रखेंगे, पदाधिकारी कौन होंगे. तो वो पहले बोले कि नहीं आपका इतना अच्छा बिजनेस है, आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो आप चेयरमैन आप रहोगे, आप बात करोगे तो ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा. तो पहला मीटिंग में नाम क्या रखा था हम लोग ने कि भाई कुछ धार्मिक नाम रखेंगे, ओम गणेश चैरिटेबल संस्था, ऐसा कुछ. तो काफी 3-4 मीटिंग होने के बाद हमारा ये हुआ कि ऐसा हम लोग ये करें कि जिसमें उनको धर्म से कोई भी वास्ता ना हो, किसी भी धर्म के लोगों को हम लोग हेल्प कर सकते हो. और दूसरा उसमें ये हम लोग ने किया कि अगर हम लोग संस्था खोलेंगे तो मल्टीपल वे में उनको हेल्प करेंगे, हमारे ब्लाइंड लोगों को. चाहे उनके शादी का हो, चाहे उनके मेडिकल का हो, या उनके जॉब का हो, या उनके घर का रहने का हो, जो भी उनको समस्या आती है उसके लिए हम लोग ने काम करेंगे. और पहला नाम जो हमारे सामने आया वो फिर हम लोग ने रखा, जो हमारे देश से हमको प्यार है, पहला नाम रखा हम लोग ने इंडियन मल्टीपर्पज ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड. इंडियन मल्टीपर्पज ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड का स्थापना हम लोग ने 2001 में किया. और देखिएगा देव कीजिए कि ये रहती है कि जब हम लोग अच्छा काम करते हैं, 2001 में हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया 1860 एक्ट में, सोसाइटी एक्ट. 3 महीने बाद जून में हम लोग ने जो किया 1950 मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में. और उसके बाद हमारे सीए ने तुरंत एटीजी के लिए अप्लाई किया. अभी देखिएगा कि ऊपर वाले की दया देखिए कि इनकम टैक्स एटीजी के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर घर पे आता है. और तभी हमारा ब्लाइंड लोगों का मीटिंग चालू था. तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ आ गया. एक छोटे से विलेज में, एक छोटे से रूम में ब्लाइंड लोग बैठे और चर्चा कर रहे हैं. तो वो गए, उन्होंने हम लोग को तुरंत ही एटीजी सैंक्शन करके दे दिया. उसके बाद जो हमारा सफर शुरू हुआ
कि हम लोग ने फिर घर घर जाके देखा। हमको नहीं मालूम था ब्लाइंड लोग, मुझे तो नहीं मालूम था कि ब्लाइंड लोग कैसे काम करते हैं। मैं उनके घर पे जाने का, उनके बच्चों के बर्थडे होते हैं वहां सेलिब्रेट करने का, उनको हेल्प करने का, देखने का ये लोग कैसे खाना बनाते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनको लाइट की जरूरत नहीं होती है। आज हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि योगा है या योगी है, वो तो खुद एक योगी हैं। कि आप मानेंगे उनके हाथ का बना हुआ खाना आपको इंडिया का कोई भी केटरिंग वाला दे नहीं सकता है। क्या बात। सच्ची बोलता हूँ, खुद मेरी मिसेज ब्लाइंड है, उनके हाथ का आप चना मसाला, आलू मटर, पनीर की भाजी आप खाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का कोई भी केटरिंग वाला वो टेस्ट नहीं दे सकता है। उसकी एक वजह मैं बताता हूँ। वो लोग रोटी वो लोग करते हैं तो उनको महक से मालूम पड़ता है कि रोटी पक गई, उनको लाइट से मतलब नहीं है। जब भाजी वो लोग बनाते हैं, मेरे एक दोस्त है अनंत कुमार कामले, वो सेक्रेटरी है, मैं बताना चाहूंगा आपको, उन्होंने भाजी बनाया। इतना टेस्टी खाना बनाते हैं लोग, क्योंकि उनको कैसा होता है कि जब भी वो लोग मसाला डालते हैं तो उनको हाथ का अंदाज रहता है। आपने देखा होगा ब्लाइंड को आप 100 रुपए दो, वो आपको बोलेंगे ये 100 रुपए है। आप उनको 20 रुपए दो, वो आपको बोल देंगे ये 20 रुपए। वो जिस तरह का उनका जो ब्रेल भाषा होता है, जो 6 वर्ड में रहता है ब्रेल लिपि, ऐसे ही वो नोटों को वो लोग पहचान लेते हैं। ऐसे खाने का उनका है कि महक से वो समझ जाते हैं कि भाजी पक गई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो भाजी जो आप खाएंगे, कभी मैं इनवाइट करूंगा सर आपको, कोई मेरा बड़ा फंक्शन रहेगा तो आप बोलेंगे कि दुनिया का कोई भी केटरिंग इतनी अच्छी भाजी नहीं बना सकता है। तो ये हमारा चलते गया। उसके बाद हम लोग को मालूम पड़ा कि हमारे अंबरनाथ से 20 किलोमीटर दूर एक विलेज है जहां पर ब्लाइंड लोग सेटल्ड है। हम लोग वहां गए, वहां जाके हम लोग ने जो हालत देखा है, इतनी जो झोपड़ियां हैं उनकी, एक्चुअली में हम लोग को किसी ने पूछा कि भाई इतने सारे ब्लाइंड लोग यहाँ जमा क्यों हैं। उसका सबसे बड़ा एक ये था रीजन कि ब्लाइंड जो उनकी फीलिंग शेयर करता है वो ब्लाइंड के साथ शेयर करता है, साइटेड के साथ वो उतना शेयर नहीं कर पाता है। तो वो लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, सुख दुख में काम होते हैं, किसी की डेथ होती है, किसी की एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, तो वो लोग आपस में सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं वहां धीरे धीरे उनमें इन्वॉल्व होने लगा। कुछ फंड या चीज की वजह से नहीं, मुझे एक लगता था कि मैं उनको देखूं और समझूं। मुझे तभी भी ऐसा नहीं था कि मैं उनको मदद करूं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जीते थे। मेरे को बुलाते थे कि उनके दोस्तों से उनको मालूम पड़ता था कि हमारे भाई साहब रहते हैं मोरीवली गांव में, बिजनेसमैन है, वो हमको हेल्प करते थे। बोले कि आपको हमारे बच्चे के बर्थडे में आना है, तो मैं वहां जाने का, डेकोरेशन करने का, केक काटने में हेल्प करने का उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगने का। और उनकी वो खुशी देख के मुझे बहुत खुशी होने का कि जिस तरह से वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, या कभी कभी घर में न्यू बॉर्न बेबी आया, तो उस तरह से मैं उनके बीच में जाके मैंने सीखा कि इनके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने काम ये किया उनके लिए कि गवर्नमेंट से उनको क्या मिल सकता है। गवर्नमेंट में पेंशन योजना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका गवर्नमेंट समय समय पे GR निकालती है। वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, वो लोग को कुछ ऐसा संचार माध्यम उनको मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने उनको ये बताना शुरू किया कि आपके लिए क्या क्या है, RTI का आप यूज करो। हमने मुंबई म्यूनसिपालिटी में RTI डाला, मिस्टर जयराम पाठक थे तभी म्यूनसिपल कमिश्नर, उनसे बात किया कि आप इनके लिए क्या कर सकते हो। हमको मालूम पड़ा वहां 800 जॉब है। भाईंदर नगर पालिका में बात किया, अंबरनाथ नगर पालिका में बात की कि वहां 13 लोगों की जो वैकेंसी है वो दिव्यांग लोगों के लिए। दिव्यांग 3 टाइप के होते हैं, जैसे मैं आपको दूं 1, 2, 3, उसमें एक कैटेगरी ब्लाइंड की होती है, एक हैंडीकैप की होती है। तो इस तरह से हम लोग ने गवर्नमेंट साइड से भी काफी उनको हेल्प दिया। उनको जो संजय गांधी पेंशन योजना है वो चालू करके दिया, उसमें काफी पेपर वर्क होता है, वो उनको सॉल्व करके दिया आपको कैसे करना है। तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि उनको हर महीना एक इनकम चालू हो जाती है। 1000 रुपया महीना उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। गवर्नमेंट में उनके लिए जॉब निकलते हैं, वो अगर उनको आप समय समय पे उनको अगर आप बोलते रहे कि भाई देखो आपके लिए जॉब निकले हैं, आपकी जो कैटेगरी है उसमें जॉब है, आप अप्लाई करो। काफी लोग जॉब पे भी लग गए। और आप दंग रह जाएंगे ये बात सुन के कि काफी परफ्यूम कंपनियां हैं जिन्होंने ब्लाइंड को हायर किया है और अच्छी सैलरी पे। अच्छा। मोर देन 50,000 सैलरी पे वो लोग ने ब्लाइंड को हायर किया है कि खाली आप सूंघ के बताओ इसका गंध कैसा है। अच्छा, क्या बात। कि वो लोग का जो सेंस होता है कि वो इस तरह का होता है कि उन्होंने ब्लाइंड को हायर किया, ये उनकी एक खूबी है, क्योंकि खुशबू से ही उनको मालूम पड़ता है। उनके लिए सबसे जो आंखें हैं, नाक और उनके कान हैं, जिस तरह से वो जाते हैं बाहर, कहीं भी जाते हैं या ट्रैफिक आता है तो वो उनकी जो स्टिक रहती है उससे वो आगे एक फील करते हैं कि आगे क्या है, खड्डा है, कैसा है। तो उस तरह से वो अपना जीवन यापन वो लोग करते हैं। तो जब हमने वो सब देखा उसके बाद ट्रस्ट को हम लोग ने इस लेवल पे लाया। और मेरी जो मिसेज हैं प्रिया जी, वो ब्लाइंड फील्ड में बहुत उनके फ्रेंड्स हैं, जब वो हॉस्टल में थी तो वो एकदम एक्टिव हो गई। एक्चुअली में मैं बोलूँ तो मेरा इतना इसमें रोल नहीं है जितना उनका रोल है, प्रिया जी का रोल है, क्योंकि जो उनकी फ्रेंड्स थी वो उनको फोन करने का कि अभी आपकी संस्था है, आप हमको कैसे मदद कर सकते हैं।
फिर हम लोग ने एक सिस्टोमेटिकल काम करना स्टार्ट किया, फंडिंग जमा करना शुरू किया और फिर जैसे भी उनको हेल्प कर सकते थे। सबसे खास बात ये है कि उनके जो बच्चे हैं वो ब्लाइंड नहीं होते हैं। एक दो केसेस मेरे सामने हैं जहाँ ब्लाइंड के बच्चे ब्लाइंड हैं, पर ज्यादातर केस में जो हमारे आज हम लोग मोर देन 5000 ब्लाइंड फैमिलीज में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमको एक दो फैमिलीज को छोड़ के किसी का ऐसा समझ में नहीं आया कि ब्लाइंड के बच्चे ब्लाइंड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने उनकी एजुकेशन के लिए काम किया। अभी के टाइम प्रेजेंट में हम लोग ब्लाइंड की शादी का देखते हैं कि उनको कैसे उनको शादी कराना, उनको सेटल्ड करना, उनके लिए जॉब का उनके लिए व्यवस्था देखना। सबसे बड़ी बात, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे दानवीर लोग हैं जिनको बोलते हैं कि आप ये बच्चे का फीस आप भर दो, ये बच्चे का फीस आप भर दो, ये ब्लाइंड को ट्रेनिंग लेना है, इसका ट्रेनिंग का आप भर दो। क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कि अरे ब्लाइंड को तो सब माफ है, ऐसा नहीं है। किसी को भी कुछ भी माफ नहीं है। इतना है, आपसे 2000 लेंगे पर उनसे 1000 लेंगे, पैसा सबको भरना पड़ता है। तो वो हम लोग एक मल्टीपल वे में काम करते हैं। अभी ये टाइम आया जो कोरोना, उसके बाद में मैं आपको आपके चैनल को मैं बताना चाहूंगा कि मार्च में ये जो कोरोना पेंडेमिक टाइम शुरू हुआ मार्च में, उसके बाद परिस्थिति ऐसी थी कि हम वहां जा नहीं सकते थे, वो वहां से हमारे पास आ नहीं सकते थे। एक फोन ही एक ऐसा एक माध्यम था जिसके बारे में वो अपनी आप बीती हमको बोल रहे थे कि अभी एक गवर्नमेंट ने हमको ट्रेन में जाना बंद किया है, प्लेटफॉर्म पे जाना बंद किया। आपने देखा होगा पूना रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे ब्लाइंड लोग टॉयज या लॉक चेन वगैरह बेचते हैं, तो वो उनका सब बंद था। तो भी हमको समझ में नहीं आ रहा था हम उनको किस तरह से हेल्प करें। एक डर भी था मन में, कोरोना बहुत फैल रहा है, किस तरह से। फिर लास्टली मैंने और प्रिया जी ने और हमारी पूरी टीम है जो 11 लोगों की, हम लोग ने एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए ये टाइम हम लोग काम करेंगे। और आप यकीन मानेंगे कि ये जो कोरोना टाइम में हम लोग ने काम किया, हर वीक में हम लोग उनको फूड ग्रेन्स का ट्रक लेके जाने का, घर घर जाके उनको फूड ग्रेन्स का हम लोग पैकेट देने का, उनको मास्क देने का, उनको सैनिटाइजर देने का, उनको बताने का हम लोग ये सैनिटाइजर आपको कैसे यूज करना है, गैस के पास नहीं जाना है, सैनिटाइजर लगा के बाहर जाना है, बाहर से आपको यानी कि जितना हम लोग को गाइडलाइन दे सकते थे उनको ये कोरोना टाइम में, फर्स्ट डे वो जो था हमारा मार्च से और आज तक उनको हम लोग देते आ रहे हैं। तो ये है इंडियन मल्टीपर्पज ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड का काम। और इसमें मेरी जो सहयोगी हैं, जो मेरी मिसेज हैं ये प्रिया जी, उनका बहुत बड़ा हेल्प है। मैं तो जस्ट एक वो बोलते हैं मैं कर देता हूँ, पर उनका जो पर्सनल टच है वो मुझे बहुत काम आता है। जब वो बोलते हैं कि देखो ये अनीता है, उसका ऐसा प्रॉब्लम है, ये सुनीता है, इसका ऐसा प्रॉब्लम है, तो वहाँ उनका मुझे बहुत हेल्प मिलता है। राजेश जी ने हजारों अंधों को आज तक मदद की है और करते रहेंगे, और इसके पीछे उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, ये प्योर सेवा है और वो कर रहे हैं। और आज मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि राजेश जी की जो पत्नी है, जो अंध है, वो भी हमारे बीच आज उपस्थित है। हम उनसे भी आगे की बात करेंगे। नमस्कार मित्रांनो, आत्ता आपण बघितलं राजेशजींनी अंध व्यक्तींसाठी जे काम केलं ते सांगितलं आपल्याला। मी तुम्हाला खरंच सांगतो, मी जेव्हा यांच्याशी बोलत होतो मी खूप हळवा झालो होतो आणि मला एक खूप आनंद पण होता की कशा पद्धतीने एक कपल ब्लाइंड व्यक्तींसाठी काम करू शकतं। प्रियाजी आणि राजेश ह्या दोघांची जी जोडी आहे, जे कॉम्बिनेशन आहे, ते आपल्याला खूप जवळून समजून घ्यावं लागेल। प्रियाजींनी जेव्हा लग्न केलं त्या 3 वर्षानंतर खूप मोठी घटना घडली। ते जेवण अतिशय सुंदर बनवतात हे आपल्याला राजेशजींनी सांगितलं, आणि ते जेवण बनवत असताना तो तेल त्यांच्या अंगावर पडलेलं होतं आणि त्यांनी ती काडी लावली आणि त्या भाजल्या गेल्या। त्यांना ऍडमिट केलं गेलं। त्याच्यानंतर सुद्धा त्यांच्या तोंडून आपण ऐकूया की ते दिवस कसे त्यांनी काढले आणि कशा पुन्हा परत उभ्या राहिल्या। प्रियाजी, मला असं विचारायचं आपल्याला की आपण जेवण बनवत असताना जे काही तुमच्या हातनं जी काडी लागली आणि तो तेल आणि तुम्ही भाजल्या गेल्या, त्याच्यानंतर तुम्हाला काय फील झालं आणि तुम्ही कशा पद्धतीने हे सगळं हँडल केलं? मी भाजल्यानंतर मला ऍडमिट केलं गेलं। 2.5 महिने मी केएम हॉस्पिटलला ऍडमिट होती आणि राजेशजीने मला खूप म्हणजे साथ दिलं। त्याची नोकरी पण गेली आणि तो सकाळी संध्याकाळी मला जेवण घेऊन यायचं, तिथे रात्रीचं झोपायचं, मग सकाळी आंघोळ द्यायला पण त्यालाच सांगायचे, कारण वी कुडंट अफोर्ड, म्हणजे
त्याचं ते नोकरी गेल्यामुळे फायनान्शियल कंडिशन खूप वीक झालेली. आणि आफ्टर 2.5 महिन्यानंतर घरी आल्यानंतर मग मला परत नायरला ॲडमिट केलं. तिथे माझं प्लास्टिक सर्जरी केली गेली. मग तिथे क्लेरा मॅडम भेटल्यावर मला ट्रेनिंगचं सांगितलं की ट्रेनिंग द्या तिला. तर राजेशजीने मला ट्रेनिंगला मग अंधेरीला टाकलं. मी शाळेत असताना मला 9th स्टँडर्डमध्ये प्रिन्सिपलने सांगितलं, तुला दिसत नाही आणि तू आता पुढे एज्युकेशन घेऊ नाही शकते, बिकॉज दिस इज अ सायटेड स्कूल. इट वॉज इन बरेटो हाय स्कूल इन मरीन लाईन्स. आता फादरला आम्ही खूप रिक्वेस्ट केलं, माझ्या मम्मीने आणि सगळ्यांनी, बट ही सेड नाही, वी कॅनॉट कीप यू इन द स्कूल बिकॉज यू आर अ ब्लाइंड पर्सन. मग नॅबनी मला सांगितलं, आम्ही टेलिफोन ऑपरेटिंगचा कोर्स तुला देऊ, तुम्ही ट्रीटमेंटसाठी नॅबला ये. ट्रीटमेंट केल्यानंतर बोलले की यू हॅव नॉट कम्प्लीटेड युअर 10th स्टँडर्ड. मग मी अंधेरीला ट्रेनिंगला गेल्यानंतर मी मॅडमला सांगितलं, आमच्या सुप्रिटेंडंट मीरा मॅडम, मिसेस मीरा बर्वे, मॅम मला पुढे एज्युकेशन घ्यायचं आहे, टेलिफोन ऑपरेटिंग करायचं, सो काहीतरी माझा हे करायचं. सो तिने मला SNDT कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायला सांगितलं. अँड एंट्रन्स ओपन युनिव्हर्सिटीमध्ये एंट्रन्स टेस्ट दिलं मी. 12th स्टँडर्डचा पास झाली मी इन गुड पर्सेंटेज. ओके. अँड पूर्ण ग्रॅज्युएशन मी कम्प्लीट केलं तिथे. वा. आय कम्प्लिटेड माय BA. आय कम्प्लिटेड माय टेलिफोन ऑपरेटिंग. आणि मग मी अंबरनाथला आम्ही घर घेतलं आणि तिथे आम्ही मग त्यांचं बिझनेस चालू झालं. ब्लाइंडसाठी आम्ही काम करायला सुरुवात केली. मग मी कॉल सेंटरला पण ब्लाइंड गर्ल्स ला घेऊन विश टू गो फॉर वर्क. वोडाफोनला मी कॉल सेंटरमध्ये 7 वर्ष काम केलं ॲज अ टेलिकॉलर. क्या बात. अँड आता आम्ही कम्प्लिटली वी आर डुईंग सोशल वर्क. म्हणजे आम्ही वांगणीला काम करते गावात. आणि माझे खूप ब्लाइंड फ्रेंड्स आहे, जे विडोज झाले आहे, त्यांचे हजबंड आता वारले आहे, त्यांचे छोटे छोटे मुलं आहे. सो मोस्ट ऑफ देम अँड ओल्ड एजेड लेडीज, त्यांचे आता पोरं मोठे झाले आणि आता त्यांना बघत नाही. तर त्यांच्यासाठी मोस्टली आम्ही घरी घरी जाऊन हेल्प करते. अँड रिसेंटली 2 ॲक्सिडेंट झालेले आहे की आता 4 महिने झाले की TC काम GPRF काम करायला देत नाही त्यांना ट्रेनमध्ये. तर ते पडले गावात जाताना. अँड दे मॅट विथ अन ॲक्सिडेंट. दोन्ही पाय पण कापले त्यांचे. ब्लाइंड पण आहे आता, दोन्ही पाय पण नाही. तर आता त्यांना पण आम्ही आता घरी जाऊन त्यांचे मेडिकल हेल्प आणि रेशनिंग आजूबाजूच्या लोकांना सांगून की त्यांना काय करून द्या, आम्ही हर वीक येऊन तुमची मदत करणार. माझी ड्रीम आहे की मला एक हॉस्टेल खोलायचं आहे, एक जमीन भेटली तर, की मी या लोकांना जे भाडा नाही भरू शकतात, या त्यांना राहायला हे आहे, खायचं प्यायचं, तर मी तिथे ठेवून त्यांना एव्हरीथिंग फ्री. एक वर्कशॉप उघडायचं आहे खाली ग्राउंड फ्लोअरला. तिथेच काम करा आणि तिथेच राहा. अँड मी त्यांच्यासोबत राहून टू रिमूव्ह माय लाईफ विथ अलॉंग विथ द ब्लाइंड. या लोकांना आपल्याला साथ द्यायलाच पाहिजे. ज्या लोकांमध्ये समाजासाठी, अंध व्यक्तींसाठी काम करण्याची एवढी इच्छा आहे, मला असं वाटतं प्रियाजी, निश्चित आपलं स्वप्न पूर्ण होईल, आपल्याला जागा मिळेल, आपलं हॉस्टेल उभं राहील. प्रियाजींचं आणि राजेशजींचं अंध लोकांसाठी हॉस्टेल कसं उभं राहील आणि तेही फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. मला असं वाटतं आपण सगळे याच्यात पुढे येऊया. प्रियाजी, आम्हाला असं सांगा आता की तुम्ही नुसती मदत नाही केली, तर मला असं कळालंय की तुम्ही अंध लोकांचे लग्न सुद्धा लावून देतात. तर ते काय आणि किती लोकांचं तुम्ही लग्न लावलंय आणि कशा पद्धतीने त्यांना तुम्ही जुळवलं? मी अंधेरीला होते तेव्हा माझे खूप फ्रेंड्स होते गर्ल्स, त्यांचे आणि NSD होम, नॅब यांचे पण हॉस्टेल बॉयजचे होते. तर ते फ्रेंड्स भेटायला यायचे आणि ते लोक मला सांगायचे की आम्हाला शादी करणी, आमचं लग्न करायचं आहे. आता आम्ही रेंटमध्ये रूम घेऊ, पण पुढे काय, आम्हाला स्टोव पाहिजे, भांडी पाहिजे. ते
तर मी एकदा राजेश सरला सांगितलं, राजेशजीला सांगितलं, म्हणले असं असं आहे, तर माझे खूप फ्रेंड्स आहेत, त्यांचं आम्ही लग्न करून देऊ. सगळे जे घरगुती जे वस्तू आहे, लाईक फ्रॉम किचन, इन द किचन, स्टोव आहे, बेड, गादी, फॅन, घरचं टेबल सामान फॅन, सगळं. सगळं सामान, भांडी बिंडी, ते सगळं द्यायचं त्यांना आणि त्यांचं लग्न करायचं, त्यांचं कन्यादान करून. असे आम्ही 2-2, 4-4 लग्न असं करून करून आजपासून आम्ही 95 लग्न करून दिलेले आहे. वा वा म्हणजे वा. 95 लग्न. मित्रांनो, यांचं काम बघितलं तर असं वाटतं की आता ऐकत राहावं, परंतु आपल्याकडे वेळेची मर्यादा आहे. परंतु हे काम अतिशय वेगळं काम आहे आणि ही देवाचीच ताकद आहे. आणि या दोघांचं प्रेम पण बघा, किती अफाट प्रेम आहे. यांची इच्छा राजेशजी पूर्ण करतात, राजेशजी त्याच्यासाठी धडपड करतात, प्रियाजी त्यांना अंध लोकांचे प्रॉब्लेम सांगतात, इश्यूज सांगतात, तर सांगत नाही तर त्याच्यात ते जगतात. आपण सगळे त्यांच्या या कार्यात निश्चित सहभागी होऊया आणि ह्यांचं येणाऱ्या हॉस्टेलमध्ये आपला सहभाग जरूर आपण इथे नोंदूया. प्रिया जी, आपको हमारा सबका सलाम है. मैं नमन करता हूं आपके कार्य को. मित्रांनो, आता आपण इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नाते समाजाशी या कार्यक्रमामध्ये. नमस्कार. मुलं जेव्हा आपलं म्युझिक बनवतात तेव्हा त्यांना जीवनभर काही बनवत राहण्याचा